नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम ध्रुवंशी अपना चैनल घनश्याम फार्मिंग में आपका स्वागत करता हूं। अभी बातें करते हैं खेती का। खेती में है आज का विषय करेला, बीटल गॉड। ये है मेडिसिन प्लांट भी है और हालांकि कड़वा पौधा है, लेकिन इसका रेट जो भाव रहता है वो बड़ा मीठा रहता है। क्यों से भी है। और जो किसान है, एक समझो किसान होने के साथ साथ एक इंजीनियर और एजुकेटेड और हायर एजुकेशन वाले किसान हैं। और बोलते हैं लोग कि किसानी का काम केवल गांव के लोग करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं रह गया। अब के दौर में पढ़े लिखे लोग, MBA किए, इंजीनियरिंग किए हुए लोग खेती में आ रहे हैं और खेती में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को उस किसान से मिलाता हूं और उनसे परिचय पूछता हूं उनसे। भैया, आपका परिचय देना। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आशीष कुमार साहू है। मैं रहने वाला बिलासपुर का हूँ और ये मेरे पारिवारिक ज़मीन पे मैं खेती कर रहा हूँ, जिसका रकबा 11 एकड़ है। ये मुंगेली जिला कोना ग्राम में पड़ता है। ठीक है आशीष भैया, ये तो होगा आपका परिचय। आशीष भैया, ये खेती करेले का है। इस करेले को खेती स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को ये बताइए और दर्शकों को ये बताइए, कोई भी अब इसको जुताई करने से लेकर मल्च, ड्रिप और फील्ड प्रिपरेशन बेसल तक आप एक एक करके इसका थोड़ा जानकारी दीजिए। जैसे कि जुताई, इसको कितने बार जुताई किए। और हम लोग इसको सबसे पहले 15 मई के ठीक बाद हम लोग चालू कर देते हैं जुताई करना फील्ड प्रिपरेशन के लिए, है ना। हाँ। पहले हम लोग मांदे में लगा हुआ पुराना जो मल्च है उसको उखाड़ते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर उखाड़ने के बाद इस पे कल्टीवेटर चलाना, 2 अलग अलग प्रकार के कल्टीवेटर चलाना। कल्टीवेटर चलाने के बाद फिर रोटोवेटर का उपयोग करना, समतल जमीन को। हाँ। रोटोवेटर मारना, जाइलोवेटर मिल जाए तो जाइलोवेटर मारना, क्योंकि वो मिट्टी को और बुरबुरा कर देता है। और क्योंकि ये काली मिट्टी है तो इन सब प्रक्रिया को कई बार 2-2, 3-3 बार करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में नहीं होता। ये बालू बनने वाली मिट्टी होती है। अगर इसमें मॉइस्चर है तो ये बालू बनती जाती है और इसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। अच्छा, है ना। ये तो हो गया आपका जुताई, समझो कल्टीवेशन का काम। हाँ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस बार मैंने जैसे जो हैंड बीट होता है, मुर्गी खाद, अच्छा, हाँ, उसका उपयोग किया था। उसका कारण ये भी था कि मुझे साफ गोबर खाद जो है वो मिल नहीं रहा था और पावर ज्यादा होता है। हाँ। तो मैंने उसको पहले से डंप करके खेत में रख के उसको सुखाया था। हाँ। और वो बिल्कुल साफ सुथरा था। अच्छा, उसको इसी पर्पस के लिए मतलब स्टोर किया गया था। ये जो हैंड बीट बोले मुर्गी का खाद, इसको 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ में, अब 1 एकड़ के लिए बताइए कितना खाद डालना सफिशिएंट होता है। भैया, क्योंकि मैंने इसको केवल मांदे में लाइन की तरह बिछाया था। अच्छा, जैसे बेसल डालते हैं वैसे। बेसल डालते हैं ना। हाँ हाँ। और बेसल के जैसा मैंने इसको बिछाया था। अच्छा, तो कितना लगा? इसमें क्या हुआ था, मेरे को लगभग 1 हाइवा से कुछ ऊपर लग जाता है एग्जैक्टली। अगर आप 8 एकड़ की बात करें तो 8 एकड़ की। अच्छा, भैया ने 8 एकड़ में जो मुर्गी का बीट होता है 1 हाइवा से थोड़ा ऊपर लगता है, उसको 1 हाइवा। और टन में पूछे तो कितना हो जाएगा 1 हाइवा का लमसम? कितना टन आता होगा वेट लमसम? टन का तो इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन एक हाइवा पकड़िए मोटी मोटा। 1 हाइवा जो बड़ी वाली हाइवा होती है, हाँ। वो भर के खाद जो है, हाँ, लग जाती है, जो 500 फीट की आती है। अच्छा, 500 फीट की। तो 8 एकड़ में भैया ने 1 हाइवा जो मुर्गी के बीट का खाद होता है, मुर्गी खाद, उसको बेड में जैसे बेसल डालते हैं, जो बीच में जो फटा रहता है जगह ना, उसमें बेसल के रूप में डाले। ये हो गया आपका, समझो गोबर खाद या मुर्गी का खाद हो गया। हाँ। ये उसके बाद बेड भी रेजिंग हो गया आपका। बेड रेजिंग के बाद इसमें बेसल जैसे कि DAP हो गया, SSP, इसको कितना 1 एकड़ में कितना डालते हो आप? मैं जनरली क्या है कि DAP के जगह जो आजकल ऑर्गेनिक्स आता है उस पे ज्यादा ध्यान देता हूं। किट आता है ऑर्गेनिक, जैसे मैंने इस्तेमाल किया था, एक जनरली अपने यहाँ नहीं मिलता नहीं है। हाँ। ये न्यूली लॉन्च चीज है। हाँ। एक लाइम बेस्ड आता है, ट्राइको लाइम। पहले ट्राइकोडर्म डाला करते थे हम लोग, जिसको हर कोई अवेयर है उससे। हाँ हाँ। अभी ट्राइको लाइम आने लगा है। अच्छा। ट्राइको लाइम होता है लाइम बेस्ड फर्टिलाइजर एज वेल एज पेस्टिसाइड। ये थोड़ा बहुत जो नीचे नीमाटोड जैसे छोटे छोटे जो कीट होते हैं, हाँ, जो पौधा काटने के बाद कल्टीवेशन करना और आपने गर्मी में जमीन को धूप लगा दिया, हाँ, उसके बावजूद भी कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं,
एक बैक्टीरिया तो हार्मलेस होता है, हाँ, वो सपोर्ट करता है क्रॉप को, और एक क्रॉप। बैक्टीरिया होता है जो हार्मफुल होता है। हार्मफुल होता है। तो ट्राइकोलाइम क्या है, उसके ऊपर भी एक्ट करता है कुछ हद तक, अच्छा। है ना। और उसके अलावा मतलब पिछले साल तो अपन ने यूज किया था डीएपी वगैरह, हाँ, हाँ। और जैसे यारा का फर्टिलाइजर हो हाँ, गया, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है यारा ना, का। यारा नीला, हाँ, और उसके साथ क्रॉप टेक का आता है फर्टिलाइजर, महारंग का भी आता है। हाँ। तो ये सब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें किए। ये हो गया आपका बेसल। फिर भी 1 एकड़ में कितना डलता होगा? जैसे ट्राइकोलाइम बोल रहे हो, ये कितना डलता है एकड़ का, बता सकते हो कुछ? ट्राइकोलाइम ठीक है। तो आशीष भैया, जो आप ट्राइकोलाइम इस पे बेसल डाले, ये दानेदार फार्मूला में रहता है, किस फार्मूला में रहता है? हल्का सा दानेदार होता है, हल्का दानेदार रहता है। मतलब ऑलमोस्ट ग्रेनुअल फॉर्म में होता अच्छा, है। हाँ, हाँ। और लगभग दिखने में थोड़ा ट्राइकोडर्म से थोड़ा सा मोटा होता है। हाँ, 19-20 पकड़िए, लाइम बेस्ड है। वाइट टाइप का होता है। अच्छा, ये तो हो गया अपना बेसल। और इसमें आप ये बताइए, ड्रिप और मल्च लगाए हो आप? जी। थोड़ा जूम करके दिखाना भाई रे। ये जो मल्च लगा है और ड्रिप, ये मल्च है और ड्रिप। ये मल्च और ड्रिप कितना जरूरी है क्रॉप के लिए? देखिए, ये तो मेरे यहाँ जो लगा है वो नेटाफिम कंपनी का है, इजरायली कंपनी जो है फेमस। ड्रिप लाइन हो गया। ड्रिप लाइन और मल्च, ये क्रॉप के लिए कितना आवश्यकता है कि लगाना जरूरी है कि नहीं लगाना है? देखिए, हाँ। अपने यहाँ ऑलरेडी क्या होता है, हाँ, पैडी की 2-2 फसल ली जाती है। हाँ। अब अगर कोई मुझसे सजेशन ले तो पैडी की क्रॉप को मैं ठंड के जो सेकंड टाइम लेते हैं, जो हाँ। मतलब जिसका कल्टीवेशन गर्मी में गर्मी में करते होता है। हैं, तो मैं उसको बैन कर दूंगा। अच्छा। क्योंकि वाटर का जो वेस्टेज होता है, इवेपोरेशन होता है गर्मी हाँ। के टाइम में। इस टाइम तो ठीक है कि है ही है टाइम, इस टाइम धान लगाने पेटी के तो लिए। लेना ही लेना है। लेकिन सेकंड टाइम गेहूं या कुछ अन्य फसलों में ध्यान देना चाहिए, हाँ। जो कैश क्रॉप्स होती है, अच्छा, या फिर सब्जी या फिर कैश क्रॉप्स हुए, दाल वाल जैसे, दाल चने हो गया, वने जैसे, गेहूं, चना, ये ताकि हो कम गया। से कम पानी का इवेपोरेशन ना हो। अच्छा। इजराइल ने इसका इजाद यही सोच के किया था। इजराइल एक ड्रॉट प्रोन एरिया है पूरा, हाँ। वहाँ पर सूखा पूरा। उन लोगों के पास पानी की बहुत कमी है ना। हाँ, और जमीन भी उनका किस टाइप का है, मतलब चट्टानी टाइप का जमीन है, चट्टानी बालुई जमीन है। बालुई जमीन है। हाँ। तो उन लोगों ने चीज किया था, और जिसका फायदा हम भी आज हमारी काली मिट्टी में ही सही, लेकिन उठाते जरूर हो। कहीं ना कहीं इसमें कई हजार लीटर में प्रति वर्ष वेस्ट होने से बचा लेता हूँ, सिर्फ ड्रिप लाइन होने की वजह से। हाँ। उसका कारण ये है, जो भी मैं फर्टिगेशन दे रहा हूँ वो एग्जैक्टली रूट पे जाके पड़ रहा है। ड्रॉप सीधा पौधे की जड़ के पास ही पड़ रहा है जी। सीधा। दूसरी चीज आप देख रहे हैं यहाँ नीचे अभी बारिश कंट्रोल नहीं हो रही है, उसके चक्कर में ये इवन हम लोग ग्लाइफोसेट भी मारे थे शुरुआत में। हाँ, हाँ, मतलब ये सिस्टमिक हर्बिसाइड है। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर ग्लाइसिल वगैरह मारा जाता है। हम बीज मानने में कभी ग्लाइसिल वगैरह का ज्यादा यूज नहीं करते। एक कॉन्टैक्ट वीडीसाइड आता है, उसको बोलते हैं क्या, पैराकॉट। पैराकॉट वगैरह मारने के बावजूद भी हाँ। इतना डेंसिटी रहता है कि नीचे तक ना पड़ पाने के वजह से, और हमको बहुत ध्यान से मारना पड़ता है। हाँ, तो हाँ। हर जगह मतलब जा भी नहीं पाता। जा नहीं तो उसके वजह से वीड्स जनरेट होते हैं। तो आप जब प्लांट में पड़े कीड़ों को मारने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे जाएगा, छुपेगा, है ना। यानी तो कि इसमें कहने का आपका मतलब दवाई ये का है। खर्चा बनता है। तो इसका यही फायदा होता है कि आप बीच में 25 माइक्रोन का, अरे मिनिमम 23 माइक्रोन का, हाँ। कोठारी का जैसा मैं जनरली लेता हूँ या नॉनियो का लेता हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छा है, 1 साल टिक जाता है। कम से कम दो हालांकि क्रॉप निकल ही जाएगा। प्लास्टिक को तो मैं सपोर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन तो वो 100% निकलेगा। लेकिन एक मजबूरी है कि मल्च लगाना जरूरी है। मजबूरी है मल्च कि नहीं मल्च लगा रहे हैं तो लगाना अपना जरूरी है। उतना फर्टिगेशन नहीं उठा हाँ। पाएगा पौधा। हाँ, और परेशानी ज्यादा आएगी। हाँ। आज के डेट में लेबरों की बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम किल्लत है। तो आप कल्टीवेशन के टाइम में कल्टीवेट करवाएंगे या फिर निंदाई कोड़ाई करवाएंगे, तो मल्च लगाना जरूरी है। तो मल्च लगाना थोड़ा आवश्यक है। हाँ। और मेरा ये भी सजेशन है, जिसको मैं खुद भी ट्राई करना चाहता हूँ, और मुझे कहीं एक मेरे मित्र से हाँ। एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला है, हाँ। कि जो धान की पराली होती है, पैरा, हाँ। पैरे को बिछाने से कार्बन की मात्रा बढ़ती भी है और वीड कंट्रोल में भी सहायक होता है। तो इस ठंड से जब कल्टीवेट होगा पैडी, हाँ। तो मैं ये ट्रायल भी करने वाला हूँ अपने सामने के 4 एकड़ में। चलो ठीक, ट्रायल करेंगे तभी तो अगला कोई किसान सीखेगा और हम लोग बता पाएंगे कि भैया ऐसा होता है इससे करके। एग्जैक्टली। भैया ये तो हो गया अपना मल्च का, हो गया ड्रिप इरिगेशन का। 1 एकड़ में एक सफिशिएंट या मिनिमम पोल कितना लगता होगा?
करेले भैया का? हम लोग जनरली करेले में 6-6 फीट 7-7 फीट के अंतर में हम्म, 6 फीट 7 फीट के आसपास का बांस लगाते हैं। हाँ हाँ। लगभग 2 एकड़ में मेरा 2000 के 1500 से 1600 से 1800 के आसपास ऐसा लग जाता है। लग जाता है तो 1 एकड़ में किसी पकड़िए। किसान को क्या कोई डेंसिटी थोड़ा हाँ, हाँ, ज्यादा बढ़ा दे रहा ज्यादा है, बढ़ा कोई दे, कम कर दे 10 रहा फीट है। 15 फीट में कर देते हैं। हाँ, तो एक मोटी मोटा पकड़िया से भैया कि 1 एकड़ में मेरे हिसाब से तो 6 फीट बेस्ट है। बेस्ट 6 फीट, क्योंकि उसके बाद फिर क्या है, जब लोडिंग आती है ना, हाँ हाँ तो ये लकड़ियाँ इतनी मजबूत होती नहीं कि झेल जाए। झेल जाए। हमारे यहाँ बांस और कर्रा की लकड़ी यूज की जाती है। अच्छा। ज्यादातर मेरे यहाँ तो बांस है, लेकिन इसकी भी लाइफ ज्यादा होती ही नहीं है, तो इसके लिए हम अलग इलाज करने वाले हैं। जो मोटे मोटे पोल्स होते हैं कंक्रीट हाँ। के, उससे आपस में जीआई वायर को स्ट्रिंगिंग करके अच्छा। हम लोग इसमें काली रस्सी 3 लाइन में 1 फीट 3 फीट और 7वें फीट में दौड़ाने वाले हैं। तो ये बार बार का पोल का कंजर बार बार का ये पोल का कंजट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, बस बीच बीच में मोटी बल्लियां जो नीलगिरी की आती है, हाँ। वो 20-20 फीट में ऐसा सपोर्ट देना रहेगा। चलो ठीक है। लेकिन वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये तो ये हो गया भैया। ये करेला का कौन सा वैरायटी है कि करेली है, इसका वैरायटी बता सकते हैं? ये यूएस का 890 वैरायटी है, जिसका इम्प्लांट 25 जून को हुआ था। अच्छा। और इसी महीने के 11 तारीख से फर्स्ट कल्टीवेशन हम लोगों ने लिया है अगस्त। तो आप इसका इम्प्लांट पौधा किए थे कि सीड किए थे? मैंने सोइंग किया, सीड सोइंग किया था। सीधा सीडलिंग किए थे बीज का। तो आपका ये लमसम 4 एकड़ का फील्ड है जी। ये अभी 890 वाला फील्ड 2 एकड़ का होगा। 2 एकड़ का 890 है, तो इसमें और बीज बाकी 890 अच्छा। बाकी का जो बाकी का है वो 2 एकड़ में लगा हुआ है। तो इसमें बीज का क्वांटिटी कितना लगा होगा 2 एकड़ में 890 जो यूएस का है? इसमें पैकेट हिसाब मैंने लिया फिर था, भी क्वांटिटी का इतना ध्यान नहीं रखा था मैंने। कितना पैकेट लगा होगा, कितने ग्राम का पैकेट था? इसका लगा था लगभग आपका 1-1 किलो का, आधा किलो का पैकेट आता है जो आधा किलो का है ना, यूएस का। हाँ। और कितने पैकेट लगा? आधा किलो का लगा था। इसमें बोलेंगे लगभग बीज लगाएंगे आप, तो बीज के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें लग जाएगा आपका 16 से 17 हजार पौधे, तो मतलब बीज 16 से 17 हजार बीज। ये एकड़ का है कि 2 एकड़ का है? ये 2 एकड़ का 2 बता एकड़ रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, यानी कि पकड़िए मोटी मोटा कि 1 एकड़ में 8000 सीड लमसम लग सकता है। 8000 सीड लगता है। हाँ, वो अगर कुछ आप सीड इसको ज्यादा हो 2-2 सकते हैं। फीट की हाँ। दूरी में लगाते हैं तो ये 2-2 फीट, आप इसको 2-2 फीट में लगाए नहीं कि 1.5 फीट 2-2 फीट के अंतर में। क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हाँ। जब सोइंग करते हैं तो सोइंग करने के बाद कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर जर्मिनेशन आ ही नहीं पाता है। अच्छा, तो उसको रिफिलिंग करना। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, बीच में कुछ जगह में हल्का सा छेद करके बीच में भी सोइंग कर देते हैं। अच्छा, तो जो ये गैप कवर हो जाता है। तो गैप कवर होता है। अच्छा। हमको लग रहा है कि यहाँ कैनोपी कम आ रही है। हाँ, हाँ। बार बार रिफिलिंग करने के बावजूद भी हाँ, हाँ। ठीक से उसका जो पास्चराइजेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग फिर इम्प्लांट करते हैं उसको ठीक है। पास में। देखो व्यूअर्स भाई, बढ़िया जानकारी दी है भैया ने कि इतना क्वांटिटी बीज लगना है और इसका इतना जानकारी हो गया भैया। अब ये तो समझो बेलवर्गी खेती है। बेलवर्गी में प्रायः 2-3 डिशेस बहुत आता है। पहला रहता है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी जी। इसके लिए कोई 1-2 दवा सजेस्ट कर सकते हो? और कितना भी आपके क्रॉप में अटैक कर रहा है? ये बरसात का समय है। बरसात का समय है, और क्या है, लेबर की प्रॉब्लम की वजह से मेरा सही टाइम में स्प्रे शेड्यूलिंग थोड़ी सी मेरी बिगड़ी थी। हाँ, हाँ। जिसके वजह से पाकिज की जो वैरायटी है उसमें मिल्ड्यू का थोड़ा सा प्रकोप आया है। अच्छा। लेकिन इसमें रेडोमिल गोल्ड, डाइपेल हो गया, रेडोमिल गोल्ड हो गया। अच्छा। और ऐसी कुछ, और उसके बाद हम लोग साथ में व्हाइट फ्लाई के लिए दवाई डालते हैं। उसके लिए कौन सी दवा है व्हाइट फ्लाई के लिए? देखिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग अलग अलग दवाई डालेंगे। टेक्निकल बदल कर जैसे कीट मारने के लिए जो फ्रूट फ्लाइज हुए, हाँ। फ्रूट फ्लाइज के लिए अपन स्पेशली मैंने इस बार उसका यूज किया था बाइफेंथ्रिन का। अच्छा, हाँ। है ना। और बाइफेंथ्रिन के अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं। चलो ठीक है। जिसका कॉम्बिनेशन हाँ, कॉम्बिनेशन करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। एक
पर्टिकुलर दवाई का नाम बता के क्या है मिसगाइड नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा काम एक टेक्निकल बदल कर करके अपना टेक्निकल कंट्रोल कर रहे हैं, समझो हम लोग करते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया आपका पेस्टिसाइड हो गया। और इसमें फर्टिगेशन शेड्यूल थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 1-2 फेरा फर्टिगेशन शेड्यूल जैसे कि अपना ग्रेडेड भैया जनरली क्या होता है, बिटर गोट का महाधन का जनरली मैं चलाता हूँ, तो इसमें ग्रेडेड खाद आता है। अच्छा, जो टोमेटो स्पेशल रहता है वैसे बिटर गोट स्पेशल भी रहता है, आता है हाँ। तो उसको हम लोग चलाते हैं। और उसके अलावा फिर डीएपी, यूरिया, पोटास वगैरह का कुछ मात्रा 19-19 की मात्रा शुरुआती, अच्छा इस तरीके से हम लोग जो बेसिक रहता है ना, और बेसिक के साथ फिर अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार हम लोग इसको चेंज करते जाते हैं। वनस्पति विकास के टाइम में अलग, फ्लावरिंग के टाइम में अलग, और उसमें बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाना। अच्छा, फिर अपने जो जड़ विकास रहता है उसके लिए वीसी रूट करके आता है, जिसको ड्रिप से चलाना रहता है। अच्छा, गाढ़ी रहती है दवाई, उसको पहले आप डाइल्यूट करते हैं और फिर छान के फिर 2 लीटर टैंक 200 लीटर टैंक में मिक्स करके चलाते हैं। अच्छा चलो ठीक, ये हो गया। व्यूअर्स भाई, आप लोगों को फील्ड दिखाते हैं, बहुत टाइम हो गया चर्चा करते हैं। आप लोग बोलोगे कि एक जगह खड़ा होकर क्रॉप में लगा है कि नहीं लगा है फल, आप नहीं दिखा रहे हो, हम आपको क्रॉप भी दिखाते हैं। असी भैया साथ में आइए ना, थोड़ा क्रॉप दिखा देते हैं। इसका क्रॉप देख सकते हो कैसा फल है, दिखाओ ना सिर्फ, आप ही दिखा दो, थोड़ा जूम करके दिखा दे भाई। आइएगा, जूम करिए। इसका हर एक गांठ में अच्छी फ्रूटिंग है। इसमें फ्रूटिंग तो लोडिंग तो बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लावरिंग भी एवरेज ही है, एवरेज से मतलब अच्छा ही है, अच्छा रिपोर्ट है। हाँ, पूरा एक नहीं, और लोडिंग कम्प्लीटली इसका देखो पूरा लोडिंग इधर है। थोड़ा जूम कर दिखा भाई, तगड़ा इसमें लोडिंग आया है, हर एक गांठ में फल ही फल है। ये है यूएस का 890 वैरायटी, इसमें आपका फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा है। और ये लमसम अभी इस महीने अगस्त में 15 हार्वेस्ट हो चुका है। ये 11 अगस्त से लगातार हार्वेस्टिंग में है, और अभी ये लमसम 2 महीने अभी पकड़िए, सितंबर अक्टूबर तक ये चला जाएगा। और ये तो हो गया आपको क्रॉप अच्छा है भैया। लौकी तरफ भी कर रहा है, कर उसका लोकेशन भी दिख रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। तो आसिफ भैया, आपका क्रॉप तो बहुत अच्छा है। बात करो क्या, बात कर लो। तो एक अनुमान बताइए, ये आप समझो 2 एकड़ का आप 890 का बताना, इसमें कितना प्रोडक्शन आ सकता है और लागत क्या आ रहा है, पहले लागत बता दीजिए। एक अनुमानित, कोई फिक्स नहीं रहता कि मेरा 1 एकड़ से। हाँ, करेले में मेरी लागत लगभग देखिए 1100 के हिसाब से आता है, जो सस्ता होता है, बीस सस्ता है। और वो जो बाकी रहता है 2200 रुपये के आसपास आता है। उसका पैकेट भी छोटा होता है। हाँ, उसका पैकेट एक ही में बड़ा वाला पैकेट मिल जाता है। तो इसमें लगभग मेरा 37,000, 35, 36, 37 ऐसा कुछ लागत पड़ा। एक मोटी मोटा पकड़िए, बीच का 2 एकड़ में 40,000 पकड़िए ओवरऑल 4 एकड़ का। 4 एकड़ का, चलो ठीक है। और एक एवरेज बताइए, अभी कितना जो 1 महीने का प्रोडक्शन निकाले जी, और रेट क्या रेट मिल रहा है, उसके हिसाब से आप एवरेज निकालिए। रेट शुरुआत में बड़ा अच्छा था, शुरुआत में मीठा ही था रेट। हाँ 52 के आसपास, 50 से ऊपर जा रहा था, 50-52 से, है ना। फिर 20 तारीख के आसपास से रेट 35 के आसपास हो गया, और एकाएक फिर अभी क्या है 25 के आसपास है, अभी भी फिर भी अच्छी रेट है 25। हाँ हाँ। तो एक ओवरऑल इसका प्रोडक्शन अभी 1 महीने में कितना ले चुके होंगे, या और इतना आने वाला होगा? अगर पूरा का पूरा कल्टीवेट करेंगे, हाँ हाँ, एक मोटी मोटा अनुमान बताइए, माइनस में रहे प्लस में ना रहे हो। 15 किलो का 60 कैरेट के आसपास कल्टीवेट करेगा एक हार्वेस्ट में। 2 एकड़ में एक हार्वेस्ट से निकले, और तो पकड़िए कितना हो गया, तो 15 छक्के 90, 9 क्विंटल। 9 क्विंटल। अब 9 क्विंटल इंटू, आप लोग खुद समझदार हो, कमेंट करके देख लेना, ठीक है। और ये तो हो गया आपका हार्वेस्टिंग का और ओवरऑल प्रॉफिट का। तो एक अनुमान बताइए, प्रॉफिट में कितना हो सकता है अनुमान में, एक मोटी मोटा
व्यूअर्स को ऐसा रहता है कि किसान नहीं बताया, छुपा दिया, ऐसा ना रहे, एक मोटी मोटा बता दीजिए। तो मेरा कमाई है, कोई आपका 80 बीघे का कमाई चढ़ा कर तो नहीं ले जाएगा, लेकिन बताइए कि एकड़ से इतना खर्च काटने के बाद इतना निकल सकता है अनुमान? मेरे हिसाब से अगर रेट सपोर्ट करे तो कमाई बहुत अच्छी हो जाती है इसमें। 1 एकड़ से आदमी कम से कम ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 6 से 7 लाख के आसपास फुल कल्टीवेशन पे ये सिर्फ कमा लेगा, प्लस में चला जाएगा काटने के बाद, जैसे लेबर कॉस्ट है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ हाँ, क्योंकि मैं पेशे से तो सिविल इंजीनियर हूँ। हाँ हाँ, और क्रॉप लेते हुए मेरा ये थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर स्टार्ट किया है मैंने, 2 साल कंप्लीट किया है। फर्स्ट ईयर मैंने सिर्फ बोटल गोर्ड लगाया था पूरे 11 एकड़ में, पूरा लौकी लगाई थी। चलो ठीक है। और सेकंड टाइम में फिर एक एक्सपीरियंस है इसके पहले मेरे को, लेकिन केवल 2 एकड़ का रहा। अच्छा, और वो अलग था, वो मोहन सीड्स का स्टार प्रोडक्शन नहीं, उसका प्रोडक्शन नहीं है, बीज के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे हम लोग को। ये अपना 2 वैरायटी है, एक है समझो 890 यूएस का, और वो कौन सा भी है? पाखी। आप यदि लगाना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, तो हम समझो उसका दुष्प्रचार नहीं करेंगे, उसका बुराई नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्शन दिया है अभी 2 है, एक पाखी है और एक अपना 890, ये आप लगा सकते हैं, इसका अच्छा प्रोडक्शन है। और इसी के साथ यदि हम लोगों का जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जानकारी अच्छा लगे तो बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।